कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीएस प्रारंभ करेंगे और उसका मैंने आपको एक संविधान का एक वीडियो दे दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान कितने प्रकार का होता है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं संविधान पर और चर्चा करूंगा। संविधान पर चर्चा करने के लिए हमें संविधान की पृष्ठभूमि को जरूर समझना होगा। संविधान की पृष्ठभूमि से मतलब है कि संविधान भारत का जो बन रहा है उसका मुख्य आधार क्या है, किस तरह से बन रहा है, कहाँ से आया, भारत में जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो बनाए गए कानून, उनका समय समय पर अमेंडमेंट किए गए, चेंजेस किए गए या उनके द्वारा नए नए कानून बनाए गए, उनका भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा भारतीय संविधान के लिए कि भारत में अंग्रेजों का आगमन, जैसे भारत में अंग्रेजों का आगमन जो होता है वो सन 1600 में होता है। सुनकर अजीब लगेगा आपको, पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पता नहीं लोगों की राय क्या होगी या क्या नहीं होगी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहाँ का जो व्यक्ति है वो चरित्र की दृष्टि से बहुत नीच है, लेकिन राष्ट्र व्यक्ति की दृष्टि से बहुत ऊंचा है। हमें सीखना चाहिए उस इंग्लैंड के लोगों से, उन इंग्लैंड के शासनकर्ताओं से, उन इंग्लैंड के व्यक्तियों से कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। वो इंग्लैंड जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके राज्य में उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, मतलब इतना बड़ा शासन था उसका कि किसी न किसी राज्य में सूरज उगा ही रहता था। वो इंग्लैंड भारत पर शासन कर गया, कर कैसे गया और आया क्यों, सबसे पहले यही समझना होगा। ये बार बार इधर जाने का रीजन ये नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, रीजन ये है कि लैपटॉप बंद हो जाएगा अगर मैं वहाँ नहीं टिक करूँगा तो, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, लैपटॉप से चल रहा है, तो वहाँ पे अगर क्लिक नहीं करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, ब्लू पर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो वो मत सुनना। तो इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसके जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रभक्ति के मामले में बहुत ऊपर हैं, और उसी को एक आधार मान के हम चलें तो इंग्लैंड के भारत में आने के बहुत सारे कारण रहे हैं। एक कारण है व्यापार। अब व्यापार क्यों? भारत दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में कहा जाता है। सुना होगा हमने बचपन में कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वाकई में सच बात है। भारत में इतना पैसा था कि भारत की एक साल की इनकम से, भारत की नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, बंगाल की, केवल बंगाल की एक साल की इनकम से इंग्लैंड की इकोनॉमी 300 गुना ग्रोथ कर गई थी। एक साल की इनकम से इतना पैसा केवल बंगाल से लूटा गया था एक साल में। आप अनुमान लगाइए कि भारत क्या रहा होगा। तो भारत में जो आते हैं विदेशी, वो आते हैं व्यापार के लिए। अब व्यापार के लिए भी कैसे, उसको भी थोड़ा समझिए कि इंग्लैंड के आसपास समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। समुद्री लुटेरे इंटरपोलर्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इंटरपोलर्स कहलाते थे। इंग्लैंड के आसपास समुद्री लुटेरे हुआ करते थे और वो इंटरपोलर्स कहलाते थे। ये अनाधिकृत लुटेरे थे। कैसे? अनाधिकृत का मतलब होता है जिनको अधिकार नहीं है, जिनको लाइसेंस प्राप्त नहीं है। लूटने का भी लाइसेंस मिलता था, लूटने का भी लाइसेंस होता है कि आप हमें टैक्स दो, हमें पैसा दो, जितना लूटना है लोगों से लूटो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, अनाधिकृत। तो ये इंग्लैंड के आसपास लूट खपोट करते थे, तो परिणाम ये होता था कि इंग्लैंड को बहुत आर्थिक हानि होती थी। अब वहाँ तो गेहूं तो पैदा होता नहीं है बहुत ज़्यादा, कि गेहूं पैदा होता हो या दूध की नदियाँ बहती हों या खदानें हों या सोना निकलता हो। इंग्लैंड में कुछ नहीं होता, भारत की तरह ऐसा कुछ नहीं है। भारत बहुत समृद्धशाली देश है, तो इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं था। अब वहाँ के लुटेरे थे तो लूटते थे, बड़ी परेशान थी। तो वहाँ की रानी थी उस टाइम एलिजाबेथ। तो ये लुटेरे गए और उन रानी के पास, एलिजाबेथ के पास, क्योंकि भारत में इससे पहले टॉमस रो और स्टीफन हॉकिंस दोनों आ चुके हैं। ध्यान रखना, ये आधुनिक भारत का चैप्टर है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इतिहास पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल संविधान पर बात करूँगा। टॉमस रो और स्टीफन हॉकिंस दोनों आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे गए और रानी से व्यापार की अनुमति मांगी। रानी ने भी अपनी बला टाल दी कि यहाँ से चले जाएंगे तो भला होगा, हमारी लूट खपोट बचेगी, जहाँ लूटना है वहाँ मरे, यहाँ से चले जाए कुल मिला के। तो रानी ने अपनी बला भारत के साथ टाल दी और वही लुटेरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत सारी थी। क्यों? हमारे वो पश्चिम में पड़ते हैं सारे के सारे कंट्रीज, हम उनके पूरब में पड़ते हैं, तो जितनी भी कंट्री आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। लेकिन वो जो कंपनी आई वो महारानी, वहाँ की महारानी से एक मैग्ना कार्टा, एक लाइसेंस लेकर आई भारत में व्यापार करने के लिए कि मसालों का और चाय का व्यापार हम करेंगे।
और इस व्यापार के साथ सन 1600 में भारत में आ जाते हैं और भारत में व्यापार करने लगते हैं केवल व्यापार की अनुमति से। बहुत लंबी कहानी है, मैंने इतिहास में कभी पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरह से इनको लाइसेंस मिला, क्या क्या परिणाम हुए। लेकिन ये आए थे केवल केवल और केवल किसके लिए? व्यापार करने के लिए। केवल व्यापार उद्देश्य था शुरुआत में। लेकिन हुआ क्या कि व्यापार के साथ धीरे धीरे इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना राज्यों में भी हस्तक्षेप किया जाए, और राज्यों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। और उसका एक परिणाम देखा हमने 1757 के युद्ध में। 1757 का प्लासी का युद्ध है, जहां पर मीर जाफर को बेवकूफ बना के जो भी किया गया और सिराजुद्दौला के साथ युद्ध किया गया और सिराजुद्दौला को धोखे से युद्ध हरवा दिया गया। और उसी के साथ कहीं ना कहीं बंगाल में अंग्रेजों का अस्तित्व तो मजबूत हो गया। उसके बाद 1764 का युद्ध ले लीजिए, और उसके बाद और मजबूत हो गया। तो धीरे धीरे करके भारत में अंग्रेजों की जो थी केवल व्यापारिक स्थिति नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। अब जब राजनीतिक स्थिति मजबूत होने लगी तो भाई इंग्लैंड में पेट में दर्द होने लगा सबके। अब इंग्लैंड के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं आपको इसका समझाता हूं। आपकी और मेरी गलतफहमी हो सकती है कि इस देश का प्रधानमंत्री, हमारे भारत की बात कर लेते हैं, माफी चाहूंगा मुझे बोलना नहीं चाहिए, कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर है, लेकिन देश का जो शासन है ना, देश का जो शासन है ना, वो अमीर धनाढ्य लोगों के हाथ में होता है। किसके? धनाढ्य लोग। धनाढ्य कौन होते हैं? अमीर। अंबानी हुए, अडानी हुए, टाटा हुए, बिरला हुए, ऐसे लोगों के हाथ में होता है। कि सर क्यों? अगर आज अनिल अंबानी के या फिर मुकेश अंबानी के या फिर आपके अडानी के किसी प्रोजेक्ट को भारत की सरकार परमिशन देने से मना कर दे, यकीन मानिए, मेरा भरोसा कीजिए, कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और आधे सांसद बिक जाएंगे। बिकते हैं, आपको लगता है नहीं बिकते? अरे बिकते हैं, बहुत यही चलता है। इसके उसमें उसके इसमें चलता रहता है। ये राजनीति का बड़ा गंदा पहलू है। अब राजनीति पढ़ रहे हो तो पढ़ी लो फिर उसको, तो बड़ा गंदा पहलू है। तो कल ही अब अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, हो सकता है सरकार भी गिरा दे। तो अब इंग्लैंड के पेट में दर्द इसीलिए होने लगा कि पहले तो ये भारत में व्यापार कर रहे थे केवल। अब इनके साथ क्या हुआ है कि इनके पास राजनीतिक शासन भी आ गया है बंगाल का, कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध होता है उससे भी मिल जाता है। अब इनके पास हो गया पैसा बहुत ज्यादा। अब पैसा हो गया तो जब यहां से पैसा वहां पर लेके जाते थे तो वहां की सरकार में हस्तक्षेप करने लगे। अब वहां के सांसदों के साथ बैठने उठने लगे, तो वहां की सरकार को लगने लगा कि कहीं ये व्यापारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, 24 कर्मचारी होते थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था। कितने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 लोग होते थे करीब करीब। और ये 24 लोग कौन होते थे? जिनके पास 500 पाउंड का अंश होता था। 500 पाउंड का जो अंश होता था कंपनी में, शेयर बोलते ना, शेयर, जो शेयर होता था, इस तरह का जो अंश होता था, ये व्यक्ति होते थे 24 जो कंपनी को डायरेक्ट करते थे। नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंपनी को नियंत्रित करते थे। अब ये यहाँ के ब्रिटिश संसदों के साथ उठने बैठने लगे। अब उनके पेट में दर्द चालू हो गया। उनने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे सरकार में हस्तक्षेप करने लगे। अपार पैसा मिल रहा था भारत से इतना पैसा मिल रहा था इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कि ये व्यापार तो छोड़ो, ब्रिटेन की संसद में हस्तक्षेप करने लगे। अब ऐसी स्थिति में इनको हुई समस्या। किसको? ब्रिटेन की संसद को। तो तब इसने सोचा कि क्यों ना इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कवर कर लिया जाए, यानी कि ओवरलैप करके हम इस पर अधिकार कर लें, और उसी अधिकार को करने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून बनाए गए। समय समय पर अलग कानून बनाए गए और वही कानून भारतीय संविधान का मुख्य आधार बने। जिस कानून में सबसे पहला कानून आपको पढ़ना होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या पढ़ना होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा बेटा, अगर एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसमें मैं आपको क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, उसके आंसर भी चाहिए मुझे, ठीक है? तो लाइक भी कर देना और शेयर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बातें समझ में आए तो कमेंट में लिख दोगे, अगले वीडियो बनते रहेंगे। नहीं लिखोगे, नहीं लिखूंगा। तो क्या कह रहा था मैं? तो ब्रिटेन की संसद को ये डर लगने लगा कि अगर ये पैसा कहीं ना कहीं इंग्लैंड की संसद में गया और वहां के लोगों को खरीदने लगा। अब एक बात तो संसद को डर भी इस बात का है कि हमारी सांसद बिक ना जाए, और डर ये भी है कि वहां के लोगों के मुकाबले ये व्यक्ति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं तो लुटेरे ही, पर चला रहे हैं, और इनके पास हो गया पैसा, तो ये उनको आकर्षित भी करने लगे।
अब आकर्षित करने लगे तो बड़ी समस्या का विषय हुआ। तो समय समय पर अमेंडमेंट करने लगे और उन अमेंडमेंटों को ही भारतीय संविधान का मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्या रूपरेखा क्यों है, क्यों कर रही है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अच्छा ये बात बताऊंगा, जैसे अंबानी की कोई कंपनी है और विदेशों में व्यापार कर रही है तो भारत सरकार को जरूरत क्या है कि उस कंपनी पर कब्जा करे, नहीं करेगी ना। लेकिन अगर वो अंबानी भारत की संसद में हस्तक्षेप करने लगे तो भाई डर लगेगा, सरकार को डर लगेगा। तो ऐसे ही ब्रिटेन की संसद को जब डर लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं ये लोग हमें क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारी सरकार को क्षति पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना इस कंपनी पर ही कब्जा कर लिया जाए। और उसी कब्जा करने के लिए उन्होंने समय समय पर अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, समय समय पर अलग अलग कानून लेके आए और उन कानूनों के माध्यम से धीरे धीरे करके पूरी की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन कर लिया। पूरी की पूरी कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी धीरे धीरे ब्रिटेन की कंपनी बन गई और भारत पर शासन करने लगी। बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई तो मैं चालू करता हूं, ठीक है बेटा? तो चलो गौर से सुनना और देखना, मैं आपको संविधान किस तरह से समझाना चाहता हूं उसको समझ में आएगा। ठीक है बेटा? चलिए हम यहां से करते हैं सवाल चालू। मैं आपको क्या समझाऊंगा, मैं आपको इसमें सबसे पहले पृष्ठभूमि समझाऊंगा, बैकग्राउंड क्या होगा, प्रावधान समझाऊंगा, अमेंडमेंट्स, प्रभाव, इंपैक्ट क्या होगा, सारांश समझाऊंगा और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 5 चीजें मैं आपको आज करवाने वाला हूं 2 एक्टों के। देखो टाइम मेरे पास कम रहेगा तो मैं जैसे जैसे जल्दी जल्दी वीडियो बनाता रहूंगा। एक दिन में 2 भी दे दूंगा कभी कभी। एक बार ये अमेंडमेंट हो जाए, एक बार एक्ट हो जाए, आपका पूरा इतिहास हो जाए, उसके बाद हम इसको जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो 5 चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि पर। किस पर बात करेंगे? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि क्या होता है? बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि क्या होता है? बैकग्राउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं विनियमन अधिनियम 1773 के बारे में। ऊपर नीचे दिक्कत रहेगी। ये विनियमन क्या है? विनियमन का मतलब होता है रेगुलेटिंग। क्या होता है? रेगुलेटिंग। स्पेलिंग मत देखना, मैथ के टीचर हूं। रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट। तो कभी कभी तो आपको रेगुलेटिंग मिलेगा, कभी कभी विनियमन मिलेगा। ठीक है बेटा? तो टेंशन मत लेना इस चीज को। तो सबसे पहले बात करेंगे विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। क्या है ये एक्ट? क्या है एक्ट? ये एक्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों व प्रशासन में सुधार हेतु बना कानून। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों व प्रशासन में सुधार हेतु बना हुआ कानून। मतलब क्या है, होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए, केवल व्यापार उद्देश्य था। लेकिन बाद में इसने राजनीतिक हस्तक्षेप किया और भारत के राजाओं को हराने का काम कर दिया। भारत की सेना भी रख ली इसने और भारत के राजाओं से युद्ध भी कर रही है। लेकिन होता क्या है कि 1769 में एक युद्ध होता है हैदर अली के साथ। उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। देख सुनना मेरी बात को, उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। अब जब हार जाती है तो शासन चलाने में दिक्कत आने लगती है कि भाई युद्ध में हार गए। बहुत सारे पैसा भी देना पड़ा हैदर अली को और वादा भी किया, बहुत सारी कस्में खाई, पैर छुए, हाथ जोड़े, मिन्नतें करी कि नहीं भैया अब हम युद्ध मुद्ध नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है भैया छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन उसमें पैसा बहुत देना पड़ा हैदर अली को लौट के इनको। अब ऐसी स्थिति में कंपनी को हो गया कर्जा, और ये कर्जा, बस इस कंपनी पर कर्जा होना ब्रिटेन को मिल गया एक मौका। ब्रिटेन ने कहा ये अच्छा हुआ, हम तो चाहते थे इस कंपनी पर कब्जा करना, अब इस पर हो गया कर्जा। तो उस कर्ज को पटाने के लिए ब्रिटेन की संसद से इसने 40 लाख पाउंड का 40 लाख पाउंड का कर्जा ले लिया। अब एक बार आंकड़े देख लेना, एक बार 40 लाख पाउंड का कर्जा ले लिया और वो कर्जा पटाना था इसको। अब कर्जा पटाने के लिए पैसा नहीं था इसके पास। तो ब्रिटेन की संसद ने कहा ठीक है तुम कर्जा नहीं दोगे, कि नहीं पटा पाओगे, तो एक काम करो तुम, हम तुम्हारे ऊपर नियम बनाना चालू कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया ऐसे ही कर ले। इसके साथ एक समस्या और हो गई कि बंगाल में पड़ गया अकाल। उसी साल बंगाल में पड़ गया अकाल। अब इससे कहा गया था कि काम करना, तुम व्यापार तो कर ही रहे हो, लाइसेंस हमने तुम्हें दिया है तो टैक्स देना पड़ेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हर साल टैक्स मिलता था ब्रिटेन की संसद को। फिर सुनना बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल टैक्स देती थी किसको? ब्रिटेन की संसद को। अब इन्होंने कहा कि तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो, एक काम करो टैक्स बढ़ा दो। अब ये टैक्स बढ़ा दिया, 10 से शायद में 12 या 20% टैक्स कर दिया था। जब इतना टैक्स बढ़ गया तो उनके ऊपर और समस्या हो गई। अब वहां पड़ गया अकाल, अब टैक्स का पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो 2 बातें हैं, या तो टैक्स का पैसा दो पहले तो हमें,
और उसके अलावा जो कर्जा लिया है वो भी दो। तो उन्होंने कहा ना तो हम पे टैक्स का पैसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है ब्रिटेन की संसद से, ना तो हम पे टैक्स के लिए पैसा है और ना हम पे 40 लाख पाउंड का कर्जा देने के लिए पैसा है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करते, अब हम देख रेख करेंगे तुम्हारी कंपनी की, तुम नहीं दोगे तो जैसे अपना किसी पर कर्जा है वो कर्जा दे नहीं, तो एक काम करो, तेरा व्यापार हम संभालेंगे, अब तेरा बिजनेस है ना, उस बिजनेस को हम संभालेंगे, नहीं तो हमारा पैसा दे दे। उन्होंने कहा ठीक है, व्यापारी संभाल लो। तो ब्रिटेन की संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई, किस बात के लिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के प्रशासन में सुधार हेतु। तो ये तो कह रही थी मैं तो घाटा पड़ रहा है, घाटा पड़ नहीं रहा था, लेकिन घाटा इसने दिखाया। अब क्या हो गया, ब्रिटेन की संसद हो गई इन्वॉल्व किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों व प्रशासन में सुधार हेतु बना एक कानून कि भैया तुम जिस तरह से व्यापार कर रहे हो ऐसे व्यापार नहीं होगा, अब हम व्यापार हम करेंगे इस व्यापार। ठीक है, अब किसने बनाया, तो भाई ब्रिटेन की संसद ने एक उस टाइम पे एक गुप्त समिति बुलाई थी। क्या बुलाई थी, गुप्त समिति। क्या बुलाई थी, गुप्त समिति, सीक्रेट समिति। क्या बनाई थी, सीक्रेट काउंसिल। सीक्रेट काउंसिल इंग्लिश में होगा और हिंदी में है गुप्त समिति। तो गुप्त समिति बिठाई इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और उस गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि देखो झूठ बोल रहे हैं ये, कि इन्हें घाटा पड़ रहा है, इन्हें घाटा नहीं पड़ रहा, इन्हें फायदा, ये झूठ बोल रहे हैं। तो बेटा ने कहा ठीक बेटा, अब हम देखते हैं। तो उस गुप्त समिति की, ये याद रखना, गुप्त समिति क्वेश्चन आ जाता है, गुप्त समिति की सिफारिश पर, सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर ब्रिटेन की संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। रेगुलेटिंग विनियमन, नियमन मतलब चलाएंगे, हम चलाएंगे। 1773 में गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्यों बनाया, क्यों बनाया, बनाने का कारण मैंने अभी आपको बताया कि बंगाल में कंपनी के शासन में बहुत अनियमितताएं थी। अनियमितताएं क्या थी मैं समझाता हूं आपको। अनियमितता एक तो ये थी कि ये कह रहे थे कि हमें घाटा पड़ रहा है, पहला। दूसरा क्या था कि वे लोग जो केवल व्यापार करने के लिए आए थे तो उन्हें टैक्स मैक्स देना था, तो टैक्स को वो देते नहीं थे, झूठा दिखाते थे। अब इंग्लैंड से कोई सामान, जैसे यहाँ से सामान लिया इंग्लैंड बेचा, और इंग्लैंड से कोई सामान लेके आए वो यहाँ पे बेच रहे हैं। भारत के लोगों को और चाइना के लोगों को बेच रहे हैं 500 रुपए का, और वहां पे कह रहे हैं हम तो 50 रुपए में बेचा है। तो जब 500 का बेचेंगे तो टैक्स 500 का देना पड़ेगा, 50 के बेचेंगे तो टैक्स 50 रुपए का देना पड़ेगा। तो ये क्या है कि अनियमितता दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे थे। अब ऐसी स्थिति में पैसा तो खूब कमा रहे थे पर दिखा रहे नहीं थे। जैसे अपने यहाँ भारत में करते हैं, कमाते हैं 1 करोड़, दिखाते हैं 5 लाख, सरकार से कहते हैं हम तो कमाई नहीं है, हम तो गरीब है। तो ऐसे ये भी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के जो कर्मचारी थे भारी भ्रष्ट हो गए, बहुत ज्यादा भ्रष्ट। उन पर नियमित करने के लिए, उनकी अनियमितता रोकने के लिए ये कानून बनाया गया 1773 में। ठीक है बेटा, पृष्ठभूमि पढ़ते हैं जरा, क्या क्या हुआ। पृष्ठभूमि क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के विस्तार की मंशा थी। अब जब 1773 में जब कंपनी में ब्रिटेन इन्वॉल्व हो रही है तो ब्रिटेन की मंशा क्या है, ब्रिटेन चाहती है कि हमारा शासन पहले 3 जगह पे था, मद्रास, बंबई और कहाँ पे, मद्रास, बंगाल। मद्रास में था पूरा का पूरा, बंगाल में था पूरा का पूरा, और कलकत्ता में था। मद्रास में, बंगाल में और कलकत्ता में। ठीक है, बॉम्बे भी आएगा उसमें, बाद में पढ़ेंगे उसको हम। तो क्षेत्र विस्तार की मंशा, इनने कहा कि इतने में ही क्यों रहे, इसको पूरे भारत में फैलाएंगे अब तो हम। तो पहला कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र विस्तार की मंशा कि बहुत ज्यादा फैलाए शासन को हम। ठीक है, क्योंकि अब तो हमारा शासन हो जाएगा धीरे धीरे। कंपनी के कर्मचारियों के बीच में भ्रष्टाचार था, लायक क्योंकि बता रहा हूं मैं आपको, कंपनी के लोग जो थे उनके बीच में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करना था, इसलिए इसको लाया गया। प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण में कमी थी। अच्छा देखो, प्रशासनिक और न्यायिक 2 तरह का, इसको आप समझिए। उस टाइम क्या है कि जो बंगाल में जो था वो द्वैध शासन था। कैसा था, द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन क्या होता है, द्वैध शासन का मतलब होता है, जैसे आपने लगान फिल्म देखी है, लगान फिल्म, लगान फिल्म में क्या था आपने देखा होगा कि जब वो क्रिकेट वाला मैच होता है तो सब लोग पहुंचते हैं राजा साहब के पास, राजा साहब ये तो भुवन तो पागल है, इसके चक्कर में हम मर जाएंगे, दोगुना लगान देना होगा, तिगुना लगान देना पड़ेगा, तो राजा साहब आप बात करो। तो वहां पे वो किसके पास गए, सीधे राजा के पास गए, और राजा किसके पास गया, इंग्लैंड के पास जाएगा। तो बेटा बात को समझो, द्वैध शासन का मतलब है 2 तरह का शासन, कि वहां पर राजा भी है और राजाओं के ऊपर कंपनी भी है। तो जो राजा थे वो कंपनी के अधीन थे, या ऐसे समझ लो कि अंग्रेज और जनता सीधे आमने सामने नहीं थे, उनके बीच में राजा नाम का एक प्रतिनिधि होता था। तो राजा भी शासन करता था और इंग्लैंड की कंपनी भी शासन करती थी, तो इसको बोलते हैं द्वैध शासन। अब यहाँ पे 2 तरह का, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक, एक राजनीतिक और एक न्यायिक और एक प्रशासनिक। प्रशासनिक और न्यायिक, इसका मतलब समझना कि एक का काम था केवल प्रशासन की व्यवस्था करना और एक का काम था न्याय वगैरह करवाना।
दो तरह का प्रशासन था। तो यहाँ पे इनके आपस में सामंजस्य में कमी थी कि इंग्लैंड की बात राजा, जो कंपनी थी उसके कर्मचारी थे, उनकी बात राजा नहीं सुनता था, और नहीं सुनता था तो समस्या होती थी, वो आक्रमण करने की धमकी देते थे, और अगर सुनता था तो जनता परेशान करती थी। तो ऐसी स्थिति में टैक्सेशन में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो जो प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण में थी कमी थी, उसको भी पूरा करना था। इस वजह से भी इस कानून को लाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यापारिक गतिविधियों में लिप्तता। अब एक बात बताओ, मेरी बात को सुनना। जैसे एक बात बताओ आप मुझे कि कोई कंपनी है अपने यहाँ पर, सरकारी कंपनी, जैसे सरकारी व्यापारी है अपने यहाँ, जैसे सरकारी गल्ला मंडी ले लीजिए आप। अब उस गल्ला मंडी के कर्मचारी ही व्यापार करने लगे कि हम ही माल खरीद लेंगे तुम्हारा पूरा, तो फिर कैसे काम चलेगा? मान लीजिए तहसीलदार है, मान लीजिए तहसीलदार है, अब तहसीलदार दबंगई दिखाएगा और पूरा माल खरीदने लगे अपने जिले का, अपने नगर का, अपने एरिया का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोग मजबूरी में बेचेंगे कि तहसीलदार है क्या करें। तो ऐसी स्थिति में जिसका काम जो है, अब पुलिस वाला व्यापार करे तो वो समस्या बन जाएगी कि तू देगा तो देगा, नहीं देगा तो मार्ग ले लेंगे तेरे से। तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या बनने लगी। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कंपनी का व्यापार ना संभाल कर, वो कंपनी का शासन ना संभाल कर व्यापारिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे थे, सामान खरीदने और बेचने काम करने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में इनको हटाने के लिए भी इस शासन को लाया गया। बंगाल में अभी मैंने बताया द्वैत शासन था, उसकी कमियां थी, उसको भी पूरा घटाना था। और 1769 में हैदर अली से युद्ध हुआ, उस युद्ध में हार गए। तो वहां भी अब तुम हार गए हो तो सीधी सी बात है तुम्हारे ऊपर शासन तो हैदर अली करेगा। तो ऐसी स्थिति में कंपनी का कहीं ना कहीं प्रभाव कम हो गया, तो उस प्रभाव को भी वापस बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य से 1773 का रेगुलेटिव एक्ट लाया गया। फिर से सुनना मेरी बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शहरी विस्तार के लिए लाया गया, कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार था इसलिए लाया गया, प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण में कमी थी इसलिए लाया गया, कंपनी के कर्मचारियों की व्यापारिक गतिविधियों में लिप्तता थी इसलिए भी लाया गया, बंगाल में द्वैत शासन था इसलिए लाया गया, और 1769 में हैदर अली से युद्ध हार गए। तो क्योंकि मैंने अभी आपको पूरा बताया पृष्ठभूमि, इंग्लैंड की सरकार चाहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर हम अपना कब्जा कर लें, बहुत पैसा मिलेगा। ठीक, डरता था ही, डर तो था ही एक बात का। अब बेटा एक बात समझो, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, इसमें प्रावधान क्या किए गए। तो देखो अभी तक क्या था कि 3 जगह की प्रेसिडेंसियां होती थी, तो वहां पर गवर्नर होते थे। अब क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर न कह के हमने क्या कहना चालू कर दिया, गवर्नर जनरल। क्या कह रहे हैं उसको हम, गवर्नर जनरल। एक नया पोस्ट आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक बेटा, एक बात और याद रखना, इनके ऊपर वहां पे केस भी चलाया गया था कल इंग्लैंड में एक, लेकिन ये उस केस में बरी हो गए थे। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ केस लाया गया इंग्लैंड की सरकार ने, तो इन्हीं के खिलाफ लाया गया, लेकिन इनको हटाया नहीं गया, ये बच गए थे उस केस से। ठीक है बेटा, तो ठीक। और 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी, 5 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी, मतलब एक तो गवर्नर जनरल होगा और 4 उसके अन्य सदस्य होंगे। नाम से आपको कुछ करना नहीं है, पूछा नहीं जाता। वारेन हेस्टिंग्स के साथ 4 सहायक और हुआ करते थे। ठीक, संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। संचालक मंडल, बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थोड़ी देर पहले बोला था कि 24 सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती थी जो कुछ पैसे के अंश इन्वेस्ट करती थी, और वही उसी का काम होता था कि कंपनी के लोगों को चुनना, कंपनी के कर्मचारी, वो 24 लोग होते थे, वही डिसाइड करते थे कि कंपनी के काम कैसे होंगे, कंपनी में टैक्सेशन कैसे होगा, उन पर नियंत्रण कैसे होगा, किस व्यक्ति को किस पोस्ट पर रखना है, ये सारे काम होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पहले उनका कार्यकाल कितना था, 1 साल। अब कोई आदमी शासन संभाल रहा है और 1 साल के लिए नियुक्त किया गया, वो 1 साल में समझ ही नहीं पाता था। वो फिल्म देखी है अपने, नायक अनिल कपूर था उसमें कहा 1 दिन में क्या समझ पाएगा ये, 1 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो समझ गया, पर ये नहीं समझ पाते थे। तो 1 साल में उन्हें भारत की स्थिति समझ में नहीं आती थी, क्या स्थिति है भारत की, कितना पैसा है भारत में, कैसे लोग हैं यहाँ के, टैक्सेशन क्या है। तो क्या किया गया कि नहीं भाई, अब 1 साल नहीं, आप कितने साल रहोगे, 4 साल, तो 4 साल तक वो रहेंगे तो भारत की स्थिति समझ लेंगे। जब भारत की स्थिति समझ लेंगे तो उनको दिक्कत भी नहीं आएगी प्रशासन संभालने में। तो जो संचालक मंडल था उसका कार्यकाल भी 1 साल से बढ़ा के कितने साल कर दिया गया बेटा, 4 साल कर दिया गया। अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले कलकत्ता में क्वेश्चन आता है,
कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ करी गई? तो कलकत्ता में सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। सबसे पहले कहाँ पर? कलकत्ता में 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और एलिजाबेथ इम्पे लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, जो कलकत्ता में की गई, इसके जो एलिजाबेथ इम्फे जो थे वो इसके सबसे पहले न्यायाधीश थे। 4 लोग थे न्यायाधीश। कितने थे? 4। एक मुख्य था, 3 अन्य थे। इसमें कितने लोग थे? 5 लोग। एक मुख्य और 4 अन्य थे। एक मुख्य था और 4 अन्य थे। ठीक है, तो 5 लोग इसमें थे। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उसमें कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य था और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो 4 मुख्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब एक काम और कर दिया गया कि पहले जो पहले कंपनी के कर्मचारी थे वो सरकार से बिना पूछे, अभी मैंने बताया कि अगर तहसीलदारी व्यापार करने लगे तो कैसा लगेगा, तो वो क्या था कि वो व्यापार करते थे। तो अब कह दिया गया कि नहीं, कोई भी आदमी जिसे भारत में व्यापार करना है, अगर किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को भारत में व्यापार करना है तो सबसे पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो ऐसी स्थिति में अब सरकारी कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लोगे तो पता चल जाएगा उन्हें कि भैया तूने लाइसेंस लिया तो ही, और बिना लाइसेंस के व्यापार करेगा नहीं यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में बिना लाइसेंस के कंपनी के कर्मचारी अब व्यापार नहीं कर सकते थे। जो कमियां थी मैंने आपको बताई। ठीक, अब बात समझ में आ रही है बेटा आपको? फिर सुनो, अब प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, माफी चाहूंगा, वो नियंत्रण लिखा है मैंने, नियंत्रण है बेटा, वो नियंत्रण मजबूत हो गया। क्यों मजबूत हो गया? कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कहीं ना कहीं संसद इन्वॉल्व हो गई और सीधे देखरेख कर रही है, तो नियंत्रण मजबूत हो गया। 1773 के एक्ट ने आधुनिक भारत के लिखित संविधान की नींव रखी। क्वेश्चन आता है यहां से कि भारत के लिखित संविधान की नींव किस एक्ट के द्वारा पड़ी? तो ध्यान रखना, 1773 में पहली बार लिखित में अमेंडमेंट किए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कि आपका शासन किस तरह से चलाया जाएगा, और उसी का मुख्य आधार बनता है भारतीय संविधान। तो सबसे पहले पहली बार लिखित संविधान की नींव जो पड़ती है वो पड़ती है 1773 में भारतीय संविधान की। ठीक है बेटा। गवर्नर जनरल की कार्य परिषद को अधिकार मिले। गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य, उनको अधिकार मिल गए। ठीक है, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्चता को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब यहाँ पे एक समस्या होती है कि देखो, गवर्नर जनरल जो है ये अलग कानून बना सकता था, और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, यहाँ पे कौन है आपके? गवर्नर जनरल कौन है आपके? कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है बेटा? वारेन हेस्टिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट में कौन है? एलिजाबेथ इम्फे। अब बेटा एक बात बताओ, इन्होंने कोई कानून बना दिया, अब सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, समस्या का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बना दिया तो ये उसको मना कर रहे हैं, तो ये कमी भी है। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों में विवाद बढ़ गया। यहाँ पे इसका प्रभाव तो यही पड़ रहा है सीधा सीधा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विवाद उत्पन्न होने लगे। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्चता बड़ा कौन, मैं बड़ा या तुम बड़े, इस बात को लेके बड़ी लड़ाई होने लगी। गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास पे अपूर्ण नियंत्रण। अच्छा सुनो, अभी मैंने बताया कि जो आपका बंगाल है, ये बंगाल है, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये आपका बंबई और मद्रास, ये मद्रास और ये बंबई। देखो पहले होते थे गवर्नर, इन तीनों में अलग अलग, इसका भी गवर्नर होता था, इसका भी गवर्नर होता था, और इसका भी गवर्नर होता था, तीनों के गवर्नर होते थे। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के परिणाम क्या हुआ कि ये जो गवर्नर था ये बन गया गवर्नर जनरल, ये बन गया। अब ये हो गया बड़ा ओहदे में, इसके पास पावर इतनी ज्यादा हो गई कि इसको ही इन दोनों के भी नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब ये गवर्नर इसके लिए भी कानून बना सकता था और इसके लिए भी कानून बना सकता था। इस एक गवर्नर को इन दोनों रियासतों के अधीन कर दिया, ये दोनों रियासतें इसके अधीन कर दी गई। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? तो इसका हो गया अधिकार बढ़ा। लेकिन अब कहां
कहाँ बंगाल, कहाँ बम्बई और कहाँ मद्रास, कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। अब वो कानून तो बना दिया, उसका इम्प्लीमेंट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये समस्या का विषय था। वो कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे। अब हवाई जहाज तो था नहीं इतनी जल्दी कि उड़ के पहुँच जाए हाल की हाल। तो बड़ी समस्या का विषय था। फोन थे नहीं कि हाल फोन लगा लें और बात कर लें, होते थे लेकिन टाइम लग जाता था उनमें। ठीक है बेटा। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों के बीच में अपूर्ण नियंत्रण हुआ, इन तीनों के बीच में अपूर्ण नियंत्रण हुआ। इसके अलावा और कानून बनाने का अधिकार तो इसे मिल गया। इसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे मद्रास के लिए और बंबई के लिए कानून बनाने का अधिकार तो मिल गया कि कानून तो मैं बनाऊंगा, लेकिन जो वसूली होगी टैक्स की, उसका अधिकार इन दोनों के पास ही था। मतलब कानून आप बना दो लेकिन टैक्स तो हम ही वसूलेंगे। तो ऐसी स्थिति में बंबई और मद्रास के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, पर वो नियंत्रण नहीं हो पाया। ये बड़ी समस्या हुई। तो प्रभाव क्या हुए ये मैंने आपको बताए, सुनते जाना बेटा पूरा एक एक चीज को। ठीक है। अपूर्ण नियंत्रण रहा। इसके तुरंत बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए, किसकी, 1773 के एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी। क्या क्या कमियां बताई मैंने आपको अभी कमियां ये बताई हैं कि पहली कमी तो यही थी कि सर्वोच्च न्यायालय में आपस में बिगड़ गई। दूसरी बात, बंगाल का गवर्नर जनरल कानून बना रहा है लेकिन मद्रास और बंबई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसको नियंत्रण को लेकर समस्या हो रही है। एक समस्या और भी थी, एक समस्या और थी कि देखो बात तो सुनना, जो गवर्नर जनरल था, उसकी टीम में कितने लोग थे। एक तो ये था, मान लो वारेन हेस्टिंग्स है बेटा, वारेन हेस्टिंग्स है सबसे पहले। ठीक है बेटा, ये वारेन हेस्टिंग्स हैं। अब इनके साथ 4 लोग और हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये फ्रांसीसी फिलिप है, मैंडेसन है, ये एक वारेन है, एक 4 और हैं, ये हैं। तो बेटा इसके साथ समस्या क्या थी कि इन्होंने कोई कानून बनाया, वारेन हेस्टिंग्स ने, और इन चारों ने उस कानून को मानने से मना कर दिया। अब एक आदमी कानून बना रहा है और 4 लोग उसको मना कर रहे हैं, तो बहुमत किनके पास है, इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा बनाया गया कानून भी बेकार हो गया। ये बना रहे हैं पर बहुमत किसके पास है, नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, लेकिन उनके सारे के सारे विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें स्वीकार नहीं है। तो वोटिंग कौन करेगा। अब नरेंद्र मोदी भले ही सर्वोच्च बने रहे, पद पर भले ही बने रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि वोट तो मिलेंगे नहीं, तो कानून क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या का विषय था कि इसके पास पावर है भी और ये मानने से डिनाई कर देंगे तो बड़ी समस्या होगी। तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक और नया कानून आता है और जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया। और ये आएगा आपके 1784 में। ठीक है, इससे पहले भी 81 आया, मत थोड़ा चक्कर में पड़ा। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसको सुनते जरा बात को। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये एक्ट क्या है ये कानून। ये कानून है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया कानून। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए बनाया गया कानून। अभी मैंने बताया कमियां क्या क्या है इसमें एक्ट में। ठीक है, किसने बनाया, उस टाइम पे जो इंग्लैंड था उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम पिट। क्या नाम है, विलियम पिट। उन्होंने इस कानून को बनाया। ध्यान रखना, कौन है, प्रधानमंत्री। कौन है, प्रधानमंत्री हैं विलियम पिट। उन्होंने इस कानून को बनाया। ठीक है, क्यों बना है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी के शासन में अनियमितता को रोकने हेतु। रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, उसके बाद भी कमियां खत्म नहीं हुई, वो कमियां अभी भी बनी हुई हैं बहुत सारी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए वो बना आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं, पृष्ठभूमि जरा पढ़ते हैं एक बार। पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसका। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कंपनी के शासन में सुधार नहीं हुआ। सुधार क्यों नहीं हुआ, सुधार अभी मैंने आपको बताया। पहला तो गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी में आपस में नहीं बन रही, वहां गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट की नहीं बन रही। ठीक, व्यापार कर रहे हो, आपने अधिकार दे दिए, उसके बाद भी समस्या दिखा कुछ रहे हो, निकल कुछ रहा है।
ठीक है, बहुत सारी। ऊपर से समस्या क्या बन रही है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कानून तो बना रहा है, पर बंबई के और मद्रास के उसको कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। तीसरी समस्या ये है कि कानून कोई बना रहा है, टैक्स कोई ले रहा है। कानून हम बनाएंगे तो टैक्स भी हम ही ले लें तो ठीक हो जाए, तो ये भी समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में फिक्स इंडिया एक्ट लाया गया। गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय काउंसिल में होने वाली अनबन से उत्पन्न गतिरोध था। अभी मैंने बताया 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल कह रहा है कानून बनेगा और 4 लोग कह रहे हैं नहीं बनेगा, तो वो भी समस्या है, उसको सुन नहीं रहा, तो वो भी कम समस्या थी। कर्मचारियों को कुप्रशासन और भ्रष्टाचार, वो भी अभी खत्म नहीं हो पाया। बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के राजस्व अधिकारों के वितरण में असंगति थी। अभी मैंने आपको बताया कि बंबई और आपका मद्रास है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, बंगाल से दूर बहुत ज्यादा थे। एक समस्या ये भी थी। तो ऐसी स्थिति में फिक्स इंडिया एक्ट का एक कानून लाया गया 1784 में। आगे पढ़ते हैं, प्रावधान क्या क्या किए गए। भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। मैं आपकी चाहूंगा नियंत्रण है बेटा, वो नियंत्रण में लाया गया। अब क्या था, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, फिक्स इंडिया एक्ट में क्या कहा गया कि भारत से संबंधित जितने मामले होंगे, जितने भी, वो सबके सब आप वहां पे फैसला नहीं करोगे। चलो इंग्लैंड की संसद में लेके आओ, हमारे सामने रखो, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात इसमें कही गई कि भारत के मामले जितने भी होंगे वो हमारे सामने लाए जाएं। अब आप ही निपटारा नहीं करोगे, हम निपटारा करेंगे उनका। देखो एक और बड़ा कदम हो गया। धीरे धीरे करके ऐसे ही आर्टिकल बनते जाएंगे, ऐसे ही एक्ट बनते जाएंगे, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा ब्रिटेन की संसद का आधिपत्य हो जाएगा। ठीक, गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। अब वीटो पावर आपके राष्ट्रपति को जब आप पढ़ते हो, जब आप राष्ट्रपति को पढ़ते हो, राष्ट्रपति का वीटो पावर, जेबी वीटो पावर, राष्ट्रपति का जेबी वीटो पावर। तो वीटो पावर आपको एक तो मिलता है अनुच्छेद 72 में समाधान शक्ति के काम पे मिलता है, और एक वीटो पावर और मिलता है आपको, वीटो पावर। तो वीटो पावर क्या होता है, जैसे आपको संसद को समझाऊं कि मान लीजिए भारत की संसद ने कोई कानून बनाया कि ठीक है सर, संसद में कोई कानून बनाया, राष्ट्रपति के पास भेजा। अब राष्ट्रपति ने उसको पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया कि नहीं भाई ये गलत गंदा कानून है, तो वापस कर दिया संसद के पास कि भैया वापस लो। अब उसने पढ़ने के बाद दोबारा भेज दिया राष्ट्रपति के पास, नहीं वो तो सही है, तुम तो साइन करो। अगर दोबारा संसद ने राष्ट्रपति के पास कोई कानून भेज दिया, कोई कानून भेज दिया, तो दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उस कानून पर साइन करने के लिए मजबूर है। राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे, ये तय है, लेकिन कब करने पड़ेंगे वो टाइम मेंशन नहीं किया गया। टाइम मेंशन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस कानून को अपने पास रख लेता है कि भैया ये कानून हमने रख लिया, हम इसका साइन कर देंगे। संसद पूछते कब कर दोगे, कर देंगे जब मन करेगा तो कर देंगे, मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, कर देंगे, कब करेंगे ये नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में वो पावर कहलाता है जेबी वीटो पावर। क्या कहलाता है, जेबी वीटो पावर। उसको राष्ट्रपति की पॉकेट पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की पॉकेट पावर। अब देखो पॉकेट पावर, राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर का अस्तित्व कहां से आता है, इसी आर्टिकल के द्वारा आता है। इसी आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर का अस्तित्व आता है। इसमें क्या किया गया कि गवर्नर को एक वीटो पावर दे दिया गया, गवर्नर को एक वीटो पावर दे दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर वो सदस्य 4 सदस्य, गवर्नर की जो कार्यकारिणी के 4 सदस्य थे ना अन्य, अगर वो कोई कानून बनाए और गवर्नर के पास लेके जाएं, अब बहुमत किसके पास है, उन चारों के पास है कि भाई तुम इस पर साइन करो। अब वो चाहता नहीं है साइन करना, तो क्या करेगा, उस कानून को अपने पास रख लेगा, साइन ही नहीं करेगा। ये स्पेशल पावर थी कि जिस कानून पर चाहेगा उसी पर साइन करेगा, और नहीं मिलाएगा तो नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति वो कानून बनेगा ही नहीं। तो ये एक नई शक्ति मिल गई गवर्नर जनरल को, और ये कहलाई जेबी वीटो पावर या फिर वीटो पावर। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कर दिया गया। अच्छा सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब समझो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं समझाता हूं आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भारत में जैसे आप बात करो, सेबी की बात कर लीजिए। सेबी एक संस्था होती है जो भारत में जितना भी व्यापार होता है, जितना भी व्यापार होता है उस सब पर नियंत्रण रखती है। जितना भी व्यापार होता है उन सब पर नियंत्रण को रखती है भारत की एक कंपनी, व्यापार सेबी। ठीक है, सेबी इस पर पूरा नियंत्रण रखती है व्यापार के ऊपर। तो इस सेबी के ऊपर भी एक और बना दिया गया। ये सेबी कौन थी, जैसे वहां पर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस टाइम पे, अब सेबी तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जिनका काम होता था कंपनी के पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाना। उनके ऊपर भी 6 सदस्यों की एक टीम बना दी गई, और जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये सेबी है, तो इसका काम क्या है कि भारत में जो व्यापार हो रहा है उस पर हम नियंत्रण रखेंगे। अब इसके जो कर्मचारी हैं उनकर नियंत्रण रखने के लिए एक टीम बना दी गई, हम कहते हैं उसको सीबीआई। क्या कहते हैं? सीबीआई। अब सीबीआई का काम होता है कि इन लोगों की देखरेख करेगी। जो सीबीआई, हम भारत समझाने के रहा हूँ, जैसे ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, इनका काम था इनके ऊपर नियंत्रण रखना। जैसे मान लो सीबीआई कर्मचारी हैं और इनके ऊपर देखरेख कौन रखेगा? सीबीआई रखती है। अगर तुमने कुछ भी 3-5 किया हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो ऐसे ही बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनके ऊपर भी एक नई कंपनी, एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। और इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। मतलब अब तुम बेईमानी नहीं कर पाओगे। तुम तो बहुत पैसा कमा रहे थे, ब्रिटेन की संसद तक को खरीदने की दम रखते थे लोग, तो इतनी पावरफुल थे जो सदस्य होते थे। तो इनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक नई संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई 1784 के एक्ट के द्वारा। ठीक है बेटा। कंपनी के भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश बोला गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। सबसे पहली बार अभी तक कंपनी ने भारत में जितने भी राज्य जीते थे, अभी तक भारत में कंपनी ने जितने भी राज्य जीते, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बंबई हो, जितने भी जीते थे वो सब कंपनी अधिकृत कहे जाते थे। लेकिन पहली बार इसमें कहा गया कि वे कंपनी के राज्य नहीं है, बल्कि किसके राज्य हैं? ब्रिटेन के जीते हुए राज्य माने जाएंगे आज से। किसके? ब्रिटिश संसद के जीते हुए राज्य माने जाएंगे। यानी कि कंपनी के राज्य नहीं है, अब वो किसके राज्य हैं? ब्रिटेन के। तो पहली बार यहां पर आपको देखने को मिलता है कि भारत के राज्यों के ऊपर ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपना हक जताने लगा है। इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ठीक है बेटा। फिर से कहूंगा, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में लिख जरूर देना क्या समझा रहा हूं। प्रभाव क्या हुआ इसका? प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कंपनी के शासन पर सरकार का नियंत्रण और मजबूत हो गया। ठीक है, बुश अमेंडमेंट के द्वारा। तो देखो, अब पहली बात तो समस्या, कहीं ना कहीं वो समस्या हो रही थी कि वो कंपनी के जो लोग थे, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो सुनते नहीं थे। जैसे गवर्नर जनरल गया, उसके जो 4 सदस्य थे, उन 4 सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को था। कंपनी के जो 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल तो ठीक है, उसके जो 4 सदस्य थे अन्य, उनको कौन चुनते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते थे। अब वो जिसको चुनेंगे वो अपना कानून भी बनवाएंगे। अब वो कानून वो बनाएंगे तो गवर्नर जनरल की मानते नहीं थे वो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इसका प्रभाव ये हुआ कि इनने वीटो पावर दे दिया, अब तुम कानून खूब बना लो, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं। पहली समस्या तो ये खत्म हो गई कि गवर्नर को पावर मिल गया। ठीक है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी एक संस्था बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब उनको भी समस्या होने लगी कि भाई हमारे ऊपर भी कोई बैठा है देखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? कंपनी का जो शासन था, कंपनी के शासन के ऊपर सरकार और मजबूत शासन पकड़ लेती है। गवर्नर को वीटो पावर मिलने से शासन सुदृढ़ हो गया। अभी मैंने आपको बताया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार को सीमित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दिया, माफी चाहूंगा बेटा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नियामक मंडल था, नियंत्रण मंडल था, उनके जो अधिकार थे उनको सीमित कर दिया गया। क्यों? उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठ गया। अब अगर तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें देख रहे हैं, सीबीआई बैठी हुई है, सीबीआई छापा मार देगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जेल कर देगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो ही चुकी है और यह ढांचा 1858 तक चलता रहा। 1858 क्यों? 1857 का युद्ध देखेंगे हम तो वहां पे बदल जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था, वो कब तक चलता रहा? 1858 तक, जिसका तस चलता रहा। ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको, सारांश क्या है, एक बार पूरा रिवाइज मार लेते हैं। सारांश का मतलब है पूरा रिवाइज मारते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तीनों का। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद बन गई। वॉरेन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर थे, पहले भी थे और आखिरी भी यही थे, ये भी समझ लेना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और सर एलिजा एम्फे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखें। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में ले दो थोड़ा सा। पिट्स इंडिया एक्ट कहता है, विलियम पिट्स ने पिट्स इंडिया एक्ट कानून बनाया था। रिवाइज करवा रहा हूं आपको। पहली बार कंपनी के प्रदेश को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र बोला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। गवर्नर को वीटो पावर मिला और गवर्नर की परिषद 3 सदस्यीय हो गई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सदस्यीय। अभी मैंने आपको कहा कि गवर्नर की जो परिषद होती थी, उसमें कितने सदस्य थे? 4। कितने थे? 4। अब ये 4 एक तरफ हो जाते थे, गवर्नर अकेला एक तरफ फंस जाता था। अब क्या कर दिया गया कि ये 4 से कितने कर दिए गए? 3 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? और इसको मिल गया वीटो पावर। अब तुम 3 एक तरफ हो जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी स्थिति में जैसे भारत में भी होता है, भारत में क्या होता है, चाहे चुनाव आयोग ले लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लो,
जैसे चुनाव आयोग लोग तो वहाँ पे एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, और अगर विवाद हो जाए तो मुख्य आयुक्त के कानून को माना जाता है। तो ऐसे ही अगर हो सकता है 3 में से 2 इसके समर्थन में हो जाए या एक समर्थन में। आपने कभी देखा है क्रिकेट मैच कभी भी 4 मैच नहीं होते, या तो 5 होंगे या 3 होंगे या 7 होंगे। 4 क्यों नहीं, 2 तुम जीत गए 2 तुम जीत गए तो फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो या तो 5 होंगे या 3 होंगे या 7 होंगे, कि एक 4 जीतेगा एक 3 जीतेगा। अब ड्रॉ स्थिति में हो सकता है एक आध मैच ड्रॉ हो जाए तो इसीलिए जो होता है वो ऑड पैटर्न रहता है। क्या रहता है? हमेशा इवन नहीं होता, कभी भी ऑड होता है। तो ऐसे ही वो 4 थे वो इवन थे, तो 4 इवन को हटाके क्या कर दिया गया, ऑड कर दिया गया, कि कम से कम अब फैसला देने में दिक्कत तो नहीं आएगी। एक और, जब 4 सदस्य होंगे तो प्रेशर बढ़ता है, जब 4 लोग आपके ऊपर क्या करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जब 3 होंगे तो एक कम हो गया तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य हो गई, कितने से 4 से कितनी हो गई, 3 हो गई। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई आप लोगों को? पक्का? चलो आगे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आए हुए प्रश्न, मैं इनके आंसर नहीं बोलूंगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आपको आंसर लिखने कमेंट बॉक्स में। तो पहला है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? छत्तीसगढ़ पीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर चाहिए ABCD। क्वेश्चन नंबर 1 आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मैं आंसर नहीं बोलूंगा। आपने अगर वीडियो देखा है, ठीक से सुना है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, आप करेंगे इसको, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां की गई थी? SSC में भी आया है और UPSC में भी आया है, आप ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। निम्न में से किस अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल जाना है आपको? नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? ये JPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, झारखंड PSC है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। आप इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाने वाले विलियम पिट्स कौन थे? प्रधानमंत्री थे, अर्थमंत्री थे, भारत सचिव थे, गवर्नर थे? इसका आंसर देना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? UPSC 1994 में आ चुका है, UPPCS में 1994 में आ चुका है, इसका आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन और है, भारत के गवर्नर को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? UPPCS 1990 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इन 6 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, चलो कल फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना समझाया वो समझ में आया।